Hi juniors, let's start with post behavioralism today. अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले क्या चल रहा था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेरी वर्ड इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म विच मीन्स ये जो थियरी थी इसके बाद में क्या होने लगा, विच मीन्स इसका खुद का इस चैप्टर का फाउंडेशन पीछे वाला चैप्टर है और उसके चैप्टर का फाउंडेशन कोई और चैप्टर है, राइट। तो एक चेंज चल रही है, तो उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा हैंड रिटन नोट्स बनाया है, वहाँ से मैं इजीली आपको समझाती हूँ कि स्टार्टिंग में चल क्या रहा था पॉलिटिकल साइंस में, वो जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस की जो फाउंडेशन थी वो प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स सॉक्रेट्स तो सबके भगवान है, ठीक है। तो उनका जो मानना था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, उसके ऊपर पॉल साइंस एक सब्जेक्ट बनने लग गया था, ठीक है। विच मीन्स क्या हो रहा था कि कोई अपनी फिलॉसफी प्रीच कर रहा है, अपने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा है कि एक राजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए एंड ऑल। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि किंग को क्या बता दिया था कि किंग एक गॉड है, ठीक है। किंग को एक गॉड का दर्जा दिया गया था और आम लोग तो डम्ब है। आम जनता जो है वो किंग को कभी क्वेश्चन नहीं करेगी, वो कभी ये क्वेश्चन नहीं कर सकती कि हमें कौन रूल कर रहा है, उनकी ये औकात ही नहीं है। प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब की आप जब थर्ड ईयर में आओगे तो इनके इन डेप्थ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग ऐसे कमेंट्स देते थे कि आम जनता में तो कोई औकात नहीं है कि वो डिसाइड करे कि उनका किंग कौन होगा या कौन नहीं होगा। विच मीन्स प्रजा को चुप रहना है, वो डम्ब है, वो क्वेश्चन नहीं करेगी कि राजा कौन है। इन जैसे फिलोसोफर्स बताएंगे कि कौन राजा बनेगा और वो राजा किसके अकॉर्डिंग रूल करेगा, वो भी इनकी फिलोसफी का फाउंडेशन था। ये ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव था। धीरे धीरे आपको पता है किंग जो सिस्टम है, पहले तो एक बार किंग सिस्टम का एकदम पीक आ गया था, फिर किंग सिस्टम ऐसे 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 नीचे गिरता गया। लोगों को राजा के सिस्टम में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, तो लोगों को राजा और इन सब चीज़ों में सिस्टम में मतलब जो अपना बिलीफ होता ना, वो बिलीफ हटने लग गया था। क्यों? क्योंकि इतने वॉर्स हो रहे थे, सब जगह ब्लडशीट होती थी। राजा है मतलब लड़ाई झगड़ा, टेरिटरी बढ़ाना, यही उनका काम होता था। तो जो इनकी जो फिलॉसफी थी ना कि एक किंग जो है वो एक हाई हाई ह्यूमन है, उसका वर्चस्व कुछ अलग है, उसकी मॉरल वैल्यू कुछ अलग है, उसको सिंपल लाइफ जीने में जो मज़ा आता है वो आम जनता नहीं समझ पाएगी, ऐसा वैसा। बट रियलिटी ऐसी निकली क्या? नहीं, कोई राजा सिंपल नहीं जीता था, एकदम एक्स्ट्रा विगेंट लग्जरियस लाइफ जीते थे और उस चक्कर में लोग वॉर करते थे। तो धीरे धीरे इनकी फिलॉसफी तो होने लग गई खत्म, इनकी फिलॉसफी की कोई रिस्पेक्ट रही नहीं। धीरे धीरे किंगशिप का सिस्टम इवॉल्व होता गया, लोग क्वेश्चंस करते गए। यंग जनरेशन जो आती थी पॉलिटिकल साइंस में, वो अपना पर्सपेक्टिव देती थी, वो गॉड, ह्यूमन वैल्यूज, हाई वर्च्यू, इन सब में कोई कोई डिस्कशन नहीं करती थी। एक्स्ट्रावेगेंट कुछ नहीं होता था, रियलिटी को देख के करते थे। तो ऐसे फाउंडेशन आने लगा था डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी भी आपको पता है ओवर द पीरियड्स इवॉल्व हुई है। कैसे इवॉल्व हुई है? जैसे पहले सिर्फ प्रॉपर्टी रखने वाले को वोटिंग राइट होती थी, फिर वो थोड़ी बड़ी हुई, फिर फीमेल्स आने लगे, फिर 21 से 18 होने लगा। तो जो डेमोक्रेसी है इसका स्कोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। डेमोक्रेसी भी अपने आप में इवॉल्व हुई है, वो अलग चैप्टर है। बट अभी मैं ये बता रही हूँ कि किंग से सिस्टम आने लगा डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का सिस्टम आ रहा है मतलब या तो कहीं पे पार्लियामेंट बन रही है, जहाँ इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, नहीं तो कहीं पे काउंसिल्स बन रही है, विच मीन्स आम जनता जो है, नॉर्मल पीपल जो है, वो मेंबर्स बन रहे हैं। हाँ, एकदम आम नहीं, वो भी थोड़े लग्जरी, थोड़े प्रॉपर्टी रखने वाले लोग, बट एटलीस्ट किंग के फैमिली के, किंग के खानदान के अलावा फ्रेश ब्लड आ रहा था ये सोचने में कि चीज़ें कैसे चलेगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा, पॉल साइंस की जो भी डिफरेंट फील्ड है, इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्सेस किससे लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, वो सब के क्वेश्चंस जो थे इवॉल्व हो रहे थे। इस टाइम पे जब ये पार्लियामेंट, काउंसिल्स, मेंबर्स बन रहे थे, तो वोटिंग्स होने लगी, डेमोक्रेसी का वेरी फाउंडेशन। तो वोट होता था, तो ये जानना जरूरी होता था कि पीपल वोट कैसे देते हैं, किस एक्शन पे पीपल वोट देते हैं। तो अब आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, यूनिक है। बट आपको ये भी पता है कि आफ्टर ऑल ये जो सारे इंडिविजुअल्स है ना, जब वोट देने जाते हैं ना, तो एक कॉमन कुछ मोटे मोटे 2-3 आइडियोलॉजी होती है जिसपे वो लोग वोट दे के आते हैं। विच मीन्स जो भी इंडिविजुअल थे ना, यूं तो ये यूनिक है, पर यूं ये यूनिक नहीं है, क्योंकि इनके जो वैल्यूज होते हैं ना, उस वैल्यूज के बेसिस पे इनका बिहेवियर बनता है। तो ये होने लगा था बिहेवियरलिज्म के टाइम पे कि हम हर एक इंडिविजुअल भले डिफरेंट हो, बट उनकी बिहेवियर में कॉमननेस भी होती है। और उस वजह से हम मैथ्स या स्टैट्स का यूज करके रिसर्च करेंगे और हम ये जान सकते हैं कि पर्सन किस टाइप से एक्शन देता है। अब बिहेवियरलिज्म का फाउंडेशन बढ़ने लग गया, बिहेवियरलिज्म का स्कोप बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। विच मीन्स जो एक्सपर्ट उस टाइम पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाते थे, वो अपने आप को एकदम एक यूनिक पर्सन मानते थे अपने आप को, लाइक बस उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, वो टाइप का फील्ड चल रहा था। अब
मतलब आम स्टूडेंट्स और ये सब अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी हाई फाई इक्वेशंस, इतना हाई फाई स्टैट्स, ये सारे टूल्स यूज़ होते थे जिसको एम्पेरिकल टूल बोलते हैं। वो रिसर्च पेपर, उस टाइप से रिसर्च पेपर पब्लिश होता था और वो आइडियोलॉजी, वो व्यू आगे फैलता था। तो इस टाइम पे हो क्या रहा था, बिहेवियरिज्म के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस को एकदम मैथ्स ओरिएंटेड बना रहे थे, प्योर साइंस बनाने का एक लहर चल रहा था। अब देखो, ये प्योर साइंस बनाने की लहर ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक लिमिटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब में ये लहर चली थी कि मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि जो प्योर साइंस है ना, जो प्योर साइंस है ना, इसको हम बीट कर पाए और हमारे सोशल साइंस को भी हम साइंस बना पाए। ठीक है, एक ऐसा आइडियोलॉजी, एक ऐसी ब्रीफ चल रही थी। ठीक है, ताकि उनके एक्सपर्ट्स को भी तो लगे ना कि हाँ, हम भी कुछ यूनिक कर रहे हैं, हम भी कुछ उखाड़ रहे हैं टाइप्स। बट देखो, आखिर तो सोशल साइंस ही रहेगा, विच मीन्स हुआ क्या, ओवर द ईयर्स मैथ्स और नंबर्स को कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होने लगा। तो जो एक्सपर्ट्स होते थे वो करते क्या थे, या तो इन चीज़ों को इग्नोर करते थे, एक्नॉलेज तो करते थे कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे रिसर्च पेपर में अफेक्ट करती है, बट क्योंकि उस चीज़ को नंबर में कन्वर्ट करके बता नहीं पा रहे तो इग्नोर करते थे। या फिर कोई उनके रिसर्च पेपर को चैलेंज करता था कि आपने ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की अपनी थियरी एक्सप्लेन करने में, तो सीधा रिजेक्ट कर देते कि नहीं, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। तो हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी से हटके पॉल साइंस एक डिफरेंट टाइप का साइंस बन रहा है जिसका कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेशन है ही नहीं, राइट। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको आज के टाइम पे कहना है कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, एक टाइम था उसका पीक था, आज वो कहीं भी नहीं है। अब ये आपको कहने के लिए ना आपको स्टैट्स चाहिए, आप है ना, डिफरेंट डिफरेंट हर 5 ईयर्स के टाइम पे जो इलेक्शन हुए हैं उसकी वोटिंग सीट्स निकालो कि कितने परसेंट टोटल वोट्स थे, कितने परसेंट कांग्रेस को मिले, ऐसे ओवर द ईयर्स के निकालो, फिर उस नंबर्स को ग्राफ में कन्वर्ट करो, बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, और फिर आप दिखाओ कि भाई बार ग्राफ बड़ा छोटा 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 और एकदम छोटा हो रहा है, विच मीन्स ओवर द ईयर ये डिक्लाइन हो रही है। ये हुई छोटी मोटी स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो हुई छोटी मोटी स्टैट्स। ये आज के टाइम पे हर फील्ड के रिसर्च पेपर में इतना स्टैट्स तो आपको करना पड़ेगा, नॉर्मल परसेंटेज लगाना, आपको पाई चार्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा। आप ऐसे ही बस उठ के बोल नहीं सकते कि हाँ ये हो रहा है। यू नीड मैथ्स, समझ में आया, बट हद से ज़्यादा मैथ्स की नीड नहीं थी। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म के टाइम पे उनको समझ में आ गया था। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के टाइम पे ये लोग इग्नोर नहीं कर रहे कि हमको मैथ्स और स्टैट्स नहीं रखना है, ये लोग एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि मैथ्स और स्टैट्स की अपनी वैल्यू है, बट वैल्यूज जो नॉर्मल वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम लोग वोट्स करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस को एक फील्ड समझते हैं, वैल्यूज़ मैटर करती है, सोशल लाइफ मैटर करती है, नॉर्मल जजमेंट्स मैटर करते हैं। इन चीज़ों को आप मैथ्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, पर इन चीज़ों को हटा के आप पॉलिटिकल साइंस को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप वैल्यू, सोशल लाइफ और जजमेंट्स, इन सब को हटा के अगर आप अपनी थियरी को एक्सप्लेन कर रहे हो, विच मीन्स आपकी थियरी, आप पॉलिटिकल साइंस एज ए ओवरऑल सब्जेक्ट आप उसको डिग्रेड करते जा रहे हो, आप उसको रियल लाइफ से बहुत दूर लेके जा रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपने वोटिंग बिहेवियर पे कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि इसके थ्रू ऐसे ऐसे करोगे तो लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, लोग आपको वोट करेंगे, ठीक है, सब समझ में आया। अब आप एक बार ट्राइबल एरिया, ये जो न्यूटन वगैरह मूवी है ना, ऐसी मूवीज़ देखो, आपको समझ में आएगा कि ट्राइबल पीपल पे ना ये आपकी रिसर्च काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ट्राइबल पीपल को धमका के रखते हैं कि आपके पास हाफ एन आवर है, पूरा गांव आओ, वोट करो, चले जाओ, भाग जाओ। उनको कुछ नहीं पता वोटिंग्स के बारे में, उन्हें नहीं पता कि एक वोट, एक सेकंड जो आप जाके वोट देते हो उससे आपके 5 साल गवर्न होते हैं, अच्छा इंसान आपकी लाइफ बदल सकता है अच्छी पॉलिसीज़ लाके। उन्हें सब नहीं पता है, वो इस बेसिस पे वोट ही नहीं करते। तो आपने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल जो अलग थे, जो आम जनता से, आम जनता के सर्कल से ट्राइबल पीपल का अलग बबल जो था, आपने ट्राइबल को उसी बबल में कैद रख दिया। आपने उनको इंक्लूड ना करने की जगह एक्नॉलेज भी करना दूर की बात है, आपने इंक्लूड तो किया ही नहीं, आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो आप क्या ये छोटे से बबल की क्या आप सॉल्यूशन ला पा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ों को कि वो डर के रख, क्योंकि इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना कि वो डरे हुए हैं, उन्हें नॉलेज देना पड़ेगा, उन्हें एजुकेशन ही इतनी नहीं मिली है, तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनका वोट कैसे मैटर करता है, कैसे एक वोट डिसाइड करेगा उनके 5 साल, तो वो 5 साल शायद उनकी पूरी ज़िंदगी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर क्या मैथ्स ये चीज़ें कर रही है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो आपको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि सोशल साइंस थियरी है और थियरी रहेगी। ये चीज़ें वापस एक्नॉलेज होती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के टाइम पे। बट हाँ, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये नहीं कहता है कि आप फिर से फिलॉसफी पे आ जाओ। फिलॉसफी तो ये नहीं कह रहा है, बट हेल लॉट ऑफ मैथ्स और इक्वेशंस भी नहीं चाहिए, वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने एक्नॉलेज कर दिया था। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने 3 चीज़ें दी थी
कि आपकी जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो आपका रिसर्च पेपर होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, विच मीन्स सब्सटेंस प्लस टेक्निक दोनों चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि आपको रियलिटीज़ पे ध्यान देना है, आपको वैल्यूज़ को ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि लोग चैरिटी करते हैं, चैरिटी करके उनको कुछ मिल नहीं जाएगा, कुछ हद से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो जाएंगे, बट करते हैं वो चैरिटी, राइट। एनजीओज को देख लो, वो सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के भी वो एनजीओ में जाते हैं, चीज़ें वर्कआउट करती है, राइट। तो हर चीज़ के पीछे आप मैथ्स नहीं होती, बट वैल्यूज़ होती है, कुछ पर्सनल मोटिवेशंस होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसे नहीं आप इग्नोर करते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी थियरी जो एक अलग से थियरी का एक लेयर बन गया है, उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है जो ह्यूमन, जो ऑन ग्राउंड ह्यूमंस करते हैं वो। ठीक है, फिर एक्शन ओरिएंटेड रखना है और आपको प्रोफेशनल तो रखना ही है, मैथ्स स्टैट्स तो यूज़ करना ही है, बट थोड़ा ईजी रखो, कीप इट ईजी टाइप। ठीक है, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं डेविड ईस्टन, जिसने दोनों फेस देखा था, जिन्होंने बिहेवियरलिज्म के टाइम पे भी बढ़ चढ़ के कमेंट किया था कि बिहेवियरलिज्म बहुत अच्छा है, अब साइंस पॉल साइंस हो रहा है ऐसा वैसा। फिर उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निक और मैथ्स के चक्कर में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और रियल रिसर्च को पॉलिसी ओरिएंटेड नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं बिहेवियरलिज्म के मेन फीचर्स पे, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के मेन फीचर्स पे। तो मेन फीचर्स क्या थे, सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद टेक्निक्स। ठीक है, मतलब फिलोसॉफिकल एरा ये लोग वापस नहीं ला रहे, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन करना है वो आउट ऑफ मैथ्स भी होगा तो चलेगा। ठीक है, सब्सटेंस मैटर करता है, टेक्निक मैटर नहीं करती। सेकेंड थिंग, एम्फेसिस अपॉन चेंज पे एम्फेसिस करो, विच मीन्स अगर जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया कि भाई ट्राइबल के कुछ बबल्स ऐसे हैं जो ओवरऑल मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं हो रहे, तो आप चेंजेस लाने के ओरिएंटेशन पे आपका रिसर्च होना चाहिए, ना कि जो चलता आ रहा है उसी को और रिसर्च और मैथ्स के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग प्रूव करो। आपको चेंजेस लाने हैं आपके रिसर्च के थ्रू, आपके थियोरीज के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। और चेंजेस लाने के लिए आपको वैल्यूज इंक्लूड करनी पड़ेगी, आपकी ओवर द ईयर क्या अंडरस्टैंडिंग रही है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करो, भले इसके पीछे कोई मैथ्स नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है। देन आता है स्टडी ऑफ ऑल फैक्ट्स एंड रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स। रियलिटी मैटर करती है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, होता है ना कि पीपल को स्ट्रेस होता है, पीपल को एक सोशल डिलेमा भी होता है, कुछ पीपल को बाहर जाना नहीं पसंद होता है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है, उनके बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन करो तो चलेगा। ठीक है, वी डोंट नीड टू मच ऑफ मैथ्स। देन वैल्यूज़ कैनॉट बी टोटली इग्नोर्ड। वैल्यूज़ तो ऑब्वियसली, क्योंकि पॉल साइंस एक चीज़ ही ऐसी है यार, लोग वोट ही उसी चीज़ पे करते हैं, आइडेंटिटी बेसिस पे, उनके वैल्यू के बेसिस पे, किसमें कितनी गरिमा है, इन चीज़ों को मैटर तो करते हैं ना। देन है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ऑब्वियसली ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे वॉट एवर द रोल हैज़ बिन प्लेड, उसको आपको अच्छे से समझाना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिविलाइजेशन होता है, सब मैटर करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉलिटिकल साइंस इज टू बी डेवलप्ड एज एन एक्शन साइंस एंड नॉट एज अ कंटेम्पलेटिव साइंस। अब देखो, कंटेम्पलेटिव साइंस ये नहीं, प्योर साइंस जो बनाने की इनकी एक वेव चल रही थी, तो वो वेव को हटाना है। ठीक है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रखना है, भले चीज़ें थियरी जा रही तो थियरी ही सही। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है एन एक्टिव एंड एसेंशियल रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। विच मीन्स कि आपको प्रोफेशनलिज्म, विच मीन्स आपको फिलोसॉफी नहीं झाड़ देनी है, थोड़ा बहुत आपको रखना है, बट उसके साथ साथ में आपको सब्सटेंट ओरिएंटेड भी रहना है। ठीक है, इसके कुछ क्रिटिकल अप्रेजल ये है कि क्रिटिकल अप्रेजल यानी एकदम आपकी नॉलेज में पोस्ट बिहेवियरलिज्म कैसा है क्रिटिकली बताओ, मतलब आप खुद सोचो और फिर बताओ। तो ऑब्वियसली पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को वापस ला रहा है, वैसा नहीं है, बट जो बिहेवियरलिज्म है उसको हल्का सा डाइल्यूट कर रहा है, विच मीन्स अभी भी इंपॉर्टेंस तो किसको दी है, बिहेवियरलिज्म को, अभी भी इंपॉर्टेंस मैथ्स को है, स्टैट्स को है, बट एक हद से ज़्यादा नहीं। ठीक है, सेकंड है जो मैड क्रेजीनेस चल रहा था ना सोशल साइंस को लेके कि इसको हमको एकदम प्योर साइंस बनाना है, उस क्रेज को थोड़ा कम करा, इनको बताया कि कैसे रियलिटीज़ को आप नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इट्स ओके, क्वांटिटेटिव नहीं होगा और क्वालिटेटिव होगा तो चलेगा। देन फिर साइंटिफिक अप्रोच तो रहनी है, बट पोस्ट बिहेवियरलिज्म के टाइम पे इसको डाइल्यूट कर दिया था। देन हम इसके कंक्लूजन पे, इट सीक्स टू सेव द अचीवमेंट्स ऑफ द बिहेवियरलिज्म बाय रिफाइनिंग इट फर्दर, and of the post behavioralism it depicts a trend of return to the past by the means of reaffirmation the places of norms and values.
फिर it tried to bridge the gap between modern political analysis and traditional perspective science. Obviously, the post behavioralism admits the importance of the study of value in politics, and traditionalism have come forward to accept the importance of behavioralism scientific methods of research. This has set the stage for the possibilities of development of an integrated theory of politics. ठीक है, अब कुछ MCQs देख लेते हैं. कौन सा करें? फिफ्थ करते हैं, चलो. इट वॉज बेटर टू बी वेग देन नॉन रिलेटिवली प्रिसाइज. किसने कहा था? ऑब्वियसली पोस्ट बेवलिज्म ने. अब ऐसा क्यों कहा था? वेग इन द सेंस कुछ चीज़ें आप मैथ्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, परसेंटेज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वो मायने रखती है. बट क्योंकि आप परसेंटेज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो आप लोग बोलोगे, जो बिहेवियरलिज्म वाले हैं वो लोग बोलेंगे कि ये वेग है. तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो भी ऑथर थे, डेविड ईस्टन ने कहा था कि वेग होना चलेगा, बट हम लोग रिलेवेंट नहीं है, ये हमने नहीं चलेगा. तो इट इज़ बेटर टू बी वेग देन नॉन रिलेवेंटली प्रिसाइज. ठीक है, किसने कहा था? पोस्ट बिहेवियरलिज्म वालों ने. सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट देन टेक्निक्स. कौन से कह रहे थे? पोस्ट बिहेवियरलिज्म के वाले एक्सपर्ट सारे. देन व्हाट इज द स्लोगन ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म? कि एक्शन और रिलेवेंट दोनों होने चाहिए, पॉलिसी ओरिएंटेड होना चाहिए आपका रिसर्च पेपर, और ग्राउंड रियलिटी को रिजेंबल करे. ठीक है, ये आ जाए कि व्हाट इज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मतलब ऐसे 10 मार्क्स समथिंग में आ जाए तो आपको बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये फीचर, ये ऊपर की लाइन देख लो, फिर अपने मन से अंदर लिखते जाना. तो फर्स्ट है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट अ रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनलिज्म. मतलब आप यहाँ पे ये लिख देना कि हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि अपने मन से फिलोसॉफी लिख के आ जाओ, मैथ साइंस रहेंगे बट कम रहेंगे. अगेन यार, अब देखो ये थियरी यार, सेम बातें रहेगी मेरी भी, तो आपको लगेगा कि आई एम रिपीटेटिव, बट फैक्ट ही है. देन आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन बिहेवियरलिज्म. ऑब्वियसली बिहेवियरलिज्म मैथ साइंस को यूज करता है, उन्होंने एक्नॉलेज किया, बस उसको हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उसको डाइल्यूट धीरे नीचे, ताकि ग्राउंड रियलिटी को और मैथ्स को रिजेंबल कर सके. ठीक है, उसका एक अच्छा यूज़ कर सके. तो वो था, इट इज़ रिफॉर्म विद इन बिहेवियरलिज्म. ठीक है, समथिंग एकदम हट के कुछ नहीं बता रहा है वो. ठीक है, फिर रिलेवेंस एंड एक्शन एज द टू हॉलमार्क्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म. ये मेन आपको हर जगह पूछा जाएगा, हाउ रिलेवेंट, हाउ एक्शन ओरिएंटेड पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज, ब्ला ब्ला. तो आपको यही बताना कि वैल्यूज, जजमेंट्स, इस सबको ध्यान में रखा है, ऐसा वैसा. ठीक है, तो बस यही है. अब हम एक बार देख लेते हैं कि बिहेवियरलिज्म में क्या ऐसी चीज़ें रॉन्ग हो रही थी कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म को लाना पड़ा. तो बिहेवियरलिज्म में फर्स्ट चीज़ ये था कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा था टेक्निक को लेके. टेक्निक इन द सेंस जो भी मैथ स्टैट्स आप यूज़ करते हैं, इसमें अंदर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है. विच मीन्स सपोज करो आपने एक सैंपल लिया है, आपके पास एक एज ग्रुप है. ठीक है, जो भी आपका सैंपल का एज ग्रुप था ना, आप चाहो तो आप एवरेज भी बता सकते हो कि ऑन एन एवरेज इतने ईयर्स के पीपल है जिन्होंने कहा कि भाई मैं डेवलपमेंट के ओरिएंटेड वोट देता हूँ. और आप ये भी कह सकते हो मेरे सैंपल का हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि मेरे सैंपल की जो जनता है ना, उसका मीडियन ये है, और उन सबका कहना है कि भाई हम डेवलपमेंट के ओरिएंटेड. तो अब एवरेज भी ले सकते हो, मीन भी ले सकते हो, मीडियन भी ले सकते हो, बट आपको बैठ के पहले सोचना पड़ेगा कि मैं एवरेज में मीडियन लूँ या मीन लूँ, ये लूँ वैसा लूँ. तो बहुत ऑब्सेशन हो रहा था टेक्निक को लेके. तो जो रियल रिसर्च था ना, उससे तो कई गुना ज़्यादा मैथ्स पे सोचना पड़ता था. ये इसका एक ड्रॉबैक रहा. डेविड ईस्टन ने खुद ने कहा था कि वी हैव बीन वेस्टिंग टाइम ऑन दीज थिंग्स. ठीक है, देन आर फेलियर ऑफ बिहेवियरलिज्म टू प्रैक्टिकल